पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। 60 से ज्यादा विधायकों के लश्कर के साथ सिद्धू स्वर्ण मंदिर पहुंचे। 2 बसेस में भरकर सिद्धू समर्थक विधायक स्वर्ण मंदिर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने। मकसद सीधा, कैप्टन खेमे को अपनी ताकत दिखाना। इसकी झलक अमृतसर में आज दिखाई दी। नाश्ते की टेबल से लेकर गुरु के दरबार तक। लेकिन इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अब तक मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं हुई है। ना कैप्टन साहब ने उन्हें बधाई दी है, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने किसी भी स्टेटमेंट में अभी तक उनका नाम लिया है। और ऐसे में पुराने आरोपों की याद अब तक कैप्टन खेमे में ताजा है और उनका सीधे स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि पहले सिद्धू माफी मांगे, उसके बाद ही मुलाकात होगी। आला कमान ने भले ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू को बना दिया है, लेकिन कैप्टन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सिद्धू अपनी ताकत जताने के लिए समर्थकों से मिल रहे हैं और सभी जाति धर्मों के देवी देवताओं के दर पर मत्था टेक रहे हैं। कबड्डी के लंबे दौर के बाद सिद्धू के लिए भांगड़े का वक्त आखिर आ ही गया। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो अमृतसर पहुंचे हैं स्वर्ण मंदिर में हाजिरी लगाने। मंगलवार को उनके अमृतसर पहुंचने पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिद्धू का जोरदार स्वागत किया और सड़कों पर जुलूस इस अंदाज में निकाला मानो सिद्धू कोई बड़ी जंग जीतकर घर लौटे हों। शक्ति प्रदर्शन का दौर आज भी जारी रहा। पंजाब कांग्रेस के 60 से ज्यादा विधायक आज सुबह सुबह सिद्धू के घर पर नाश्ते के लिए जुटे और फिर बसों में बैठकर यहीं से स्वर्ण मंदिर रवाना हुए। कमान का फैसला है, ये फैसला बहुत ही वधिया फैसला लिया। नौजवान बंदे नूं जिहड़ा पंजाब का प्रधान बनाया गया, असीं जी जान नाल सारे इकट्ठे हैं। क्योंकि ये इन्ना सौखा नहीं हैगा, क्योंकि सानू पंजाब दे इशूज़ की गल करनी चाहिए आ, ना कि सानू परसनल ईगो की गल करनी चाहिए आ। पर जे इदां दीयां गल्लां करके भी जे बैठिया जा सकदा, असीं तां पब्लिक दे कम्मां दी गल करदे आ, पब्लिक दे इशूज़ की गल करदे। परिवार दे विच एकजुटता हमेशा ही रही है, हुण भी हो जूगी। थोड़े बहुते जे डिफरेंसेस हो जाते कई बारी, पर मैनू नहीं लगता कोई डिफरेंसेस है। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अपनी फौरी जीत के लिए सिद्धू आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक्स गिविंग में जाति और धर्म का पूरा ख्याल रखा गया। सिद्धू के धार्मिक दौरे में स्वर्ण मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 62 कांग्रेस विधायकों के साथ एक बस में इस वक्त स्वर्ण मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं ये बस है, इसमें ज्यादातर लोग विधायक हैं और कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी सुबह से इन सभी विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। बस लगातार स्वर्ण मंदिर परिसर की ओर बढ़ रही है। उनके साथ काफी ज्यादा समर्थक पैदल भी चल रहे हैं और 62 के करीब जो विधायक हैं वो बस में सवार हैं। इसमें कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी हैं। सिद्धू ने ये जंग भले ही जीत ली हो, लेकिन कैप्टन खेमा अभी हथियार डालने को तैयार नहीं है। ऐसी अटकलें थीं कि सिद्धू की ताजपोशी हो जाने के बाद कैप्टन उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सीएम के मीडिया सलाहकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है। ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगती। पंजाब के मंत्री और कैप्टन के खासम खास ब्रह्म मोहिंद्रा ने भी सिद्धू के ताजपोशी के बाद खुलकर अपनी आस्था जता दी है। मोहिंद्रा ने कहा कि हाईकमान ने सिद्धू को पीसीसी चीफ नियुक्त किया है, इसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन सिद्धू से तब तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक सिद्धू सीएम अमरिंदर के साथ अपने मुद्दे सुलझा नहीं लेते। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और उनके साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है। पंजाब में मची इस खलबली पर कांग्रेस तो फिलहाल खामोश है, लेकिन विरोधियों की आपसी नूरा कुश्ती का बीजेपी पूरा लुत्फ उठा रही है। यहाँ 2 कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है, कांग्रेस ए, एक कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस आई के अध्यक्ष सिद्धू जी बने, उनको शुभकामना। बीजेपी से ही हमारे पुराने साथी हैं, वहां जाके बॉस बन गए पंजाब कांग्रेस के, अच्छी बात है। आला कमान को खुलकर अपनी नाराजगी जताने के बावजूद
फैसला कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ आया। जाहिर है पार्टी ने नफे नुकसान का हिसाब करने के बाद ही ये फैसला लिया होगा। अब बारी अमरिंदर की है। देखना होगा कि पार्टी और आलाकमान के गणित को वो कितना झटका दे पाते हैं। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त अमृतसर में हमारे संवाददाता मंजीत सहगल मौजूद हैं। सीधे मंजीत के पास चलते हैं। मंजीत, देखिए, हम देख रहे हैं कि किस तरह से नाश्ते की टेबल से लेकर गुरु के दरबार तक सिद्धू आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, गुरु साहिब का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन कैप्टन साहब का आशीर्वाद कब मिलेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 80 में से 62 विधायकों को अपने साथ लाना 3 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मीनाक्षी। आज सुबह से 3 घंटे से नवजोत सिंह सिद्धू उनसे मुलाकात कर रहे थे। उसके बाद उनका काफिला स्वर्ण मंदिर पहुंचा और सभी ने एक एक करके स्वर्ण मंदिर परिसर में शीश नवाया। और एक बहुत बड़ा संदेश इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को जा रहा है कि 3 दिन पहले तक एक तरफ जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी शर्तें लगा रहे थे, वहीं 3 दिनों के भीतर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायक अपने पाले में लाकर यह साबित कर दिया है कि अब सचमुच हवाओं का रुख बदल रहा है। यही नवजोत सिंह सिद्धू ने सुबह अपने ट्वीट में कहा था। कुल मिलाकर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के लिए एक तरफ से यह खतरे की घंटी है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करना भी कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त पंजाब में सरकार बनाई थी जब देश में चारों तरफ मोदी लहर थी और वो कांग्रेस का जो किला था वो बचाने में कामयाब हुए थे। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू शक्ति परीक्षण में लगे हुए हैं और कांग्रेस की ये आपसी लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका फायदा विरोधी दलों को हो सकता है। जी, हम लगातार मंजीत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब तमाम समर्थकों और विधायकों के साथ सिद्धू वहां पहुंच रहे हैं और आज अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम भी हैं। किस तरह की आबो हवा इस वक्त मंजीत आप पंजाब में महसूस कर रहे हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह है, कम से कम इस बदलाव को देखते हुए? क्योंकि अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच में नहीं बन रही है तो 2 पावर सेंटर एक ही राज्य में दिखाई दे रहे हैं, एक ही पार्टी के भीतर। जी बिल्कुल, इस वक्त तो 2 पावर सेंटर बंटे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन की तुलना में एक युवा नेता है और वो पहले से ही भीड़ एकत्र करने में माहिर है। युवाओं में खासकर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी को लेकर खासा उत्साह है। जितने लोगों से हमने बातचीत की, सभी नवजोत सिंह सिद्धू की जो एलिवेशन है उसका स्वागत कर रहे हैं। इससे कांग्रेस में एक नई जान फूंकी जा सकती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करना होगा। उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। इस दौरान उनको कांग्रेस के सभी खेमों पर भी लगाम लगानी है ताकि पार्टी मजबूत हो, क्योंकि अगर इसी तरह से धड़ेबाजी चलती रही और वो नाकाम रहे तो उसका फायदा विपक्षी पार्टियों को हो बड़ी सकता है है। नवजोत सिंह सिद्धू के सामने और वक्त भी कम है और उस वक्त में ही उन्हें उन तमाम कसौटियों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि जो एक लड़ाई उन्होंने पार्टी के भीतर ही लड़ी है, अब उसका भविष्य क्या होगा चुनावों से कम जरूर तय होगा। फिलहाल शुक्रिया मंजीत जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं ममता बनर्जी की। 21 जुलाई 1993 की एक घटना की याद में ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस मनाती हैं। आज भी ममता वही कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा बड़ा है। इस बार सारी कवायद के पीछे ममता बनर्जी का वो मिशन माना जा रहा है जिसे वो 2024 में पूरा करना चाहती हैं। नाम भले ही शहीद दिवस का है, लेकिन ममता के असल मकसद को लेकर शायद ही किसी को कोई शक हो। खास तौर पर इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम का आकार और प्रकार दोनों बता रहे हैं कि मोदी विरोध वाली सियासत की कमान किसके हाथ में हो। ममता यही जताना चाहती हैं। ममता बोल तो कोलकाता से रही थी, लेकिन उनको देखा और सुना गया देश के 5 से ज्यादा राज्यों में। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण का सीधा प्रसारण किया गया और टीएमसी समर्थकों ने दीदी के एक एक लफ्ज पर तालियां पीटी। कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गए, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो,
এই তো পলিটিক্স চলছে, গলি আর গুলি আর গালির পলিটিক্স চলছে। এইভাবে দেশ চলতে পারে না। ममता का भाषण यूपी, गुजरात समेत देश के 32 जिलों में दिखाया गया। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बरेली ममता के भाषण का सीधा प्रसारण हुआ। ममता ने खुद बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। आज देश को इतना कत्ला में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई ओपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है। और जोगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम, नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश का लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है। यही तो उसका काम है। ममता के शहीद दिवस के जवाब में बीजेपी नेता दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर जुटे। बीजेपी का आरोप है कि चुनावी हिंसा में सरकारी शय पर टीएमसी के हाथों उसके 38 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी विरोध में बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी ने राजघाट पर धरना दिया। उस किसान मूवमेंट में टिकायत जी, जो किसान मूवमेंट का लीडरशिप में है, वो भी आए थे बंगाल में, आके बोल के गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो जननेत्री ममता बनर्जी का नेतृत्व में ही लड़ना है। इसीलिए इस बार 21 जुलाई, ये जो इन लोगों का जो शहादत है, इन शहादत को तब तक हम लोग एकदम सैल्यूट कर पाएंगे जब 2024 में बीजेपी को ममता बनर्जी के लिडरशिप में हरा पाएंगे। ममता बनर्जी অনেক দিন ধরে ন্যাশনাল লিডার হওয়ার চেষ্টা করছেন। উনি সমস্ত পার্টিগুলো ডেকে নিয়ে ব্রিগেডের সভাও করেছিলেন। তারপরে সেই পার্টিগুলো বেশিরভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। ওনারও 34 থেকে 22-এ নেমে গেছে পার্লামেন্টারি সিট। সেই জন্য যারা বাংলা সামলাতে পারেনি তারা ভারত কি সামলাবে। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता इनकी अगुवाई कर रही थी। तब से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती हैं। हर साल ये कार्यक्रम कोलकाता तक ही सीमित रहते थे, लेकिन सियासत का तकाजा ऐसा है कि इस बार ममता ने शहीद दिवस के जरिए आधे हिंदुस्तान तक पहुंच बनाने का रास्ता निकाल लिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मिशन 2024 को लेकर अपनी राष्ट्रीय छवि के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने आज इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया, जो वो हर साल अमूमन पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रखती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जो भाषण आज दिया उसमें एक ताजा जासूसी विवाद को लेकर तंज भी कसा। ममता ने लोगों को अपना फोन दिखाते हुए कहा कि वो जासूसी से बचने के लिए फोन के कैमरे में बैंडेड लगाकर रखती हैं। सर, आइदर एक सुमोटो केस, आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट है हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया, ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है। कल यानी 22 जुलाई को किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईबी ने आगाह किया है कि कल दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश है। सोशल मीडिया पर खालिस्तानी संगठन प्रदर्शनकारियों के संसद पर कब्जा करने के लिए उकसाया जा रहा है। उधर दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद किसान नेता संसद के पास जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह साफ कहना है कि पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है तो करे, लेकिन वो अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन का नया स्वरूप है और 26 जनवरी के बाद पहली बार जो आंदोलनकारी हैं वो आगे दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी की घटना
शायद ही किसी को भूली होगी। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। शायद पुलिस भी यही सोच करके आपको परमिशन अभी तक नहीं दे रही है, क्योंकि 26 जनवरी की याद सबके जहन में ताकि ये पुलिस का सरकार का रोकने का वो करने का काम होता है कि तो कोई काम हो ना, बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और यहाँ कोई काम ना हो, कोई आंदोलन ना हो, कोई कुछ ना हो यहाँ पे, तो ये रहता है। ये कोई वैसे देते हैं परमिशन, 16 स्वभाव को परमिशन देते हैं। आंदोलन तो सब जगह होते हैं, पूरे देश भर में आंदोलन होते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस ही के पूर्ण रूप से आगे के पूरी दुनिया की एक ही पुलिस है कि जो कहेगी वही होगा। भाई 200 लोग जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, फिर भी इतना आनाकानी उसमें इतनी वो कर रहे हैं। मीटिंग हुई थी कल, 2 दिन से मीटिंग चल रही है, आज फिर मीटिंग है। आज फिर हमने उनको वहीं बुलवा लिया कि हमारे कैंप आ जाओ वहाँ पे, और जो बताना है हमको अपनी रूपरेखा बनानी है। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। लगातार किसान जो धरने पर बैठे हैं, अब संसद मार्च को लेकर जो उनका कार्यक्रम था कल ये होगा। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए इजाजत दे दी है। किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिली है। किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि जब संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा उसी दौरान वो अपनी संसद लगाएंगे और कृषि कानून वापस लेने की जिस मांग पर पिछले 8 महीनों से किसान अड़े हुए हैं उसे आगे बढ़ाया जाएगा, पुरजोर तरीके से उसे उठाया जाएगा। लेकिन यहां पर बड़ा अपडेट ये कि किसानों के जंतर मंतर पहुंचने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत दे दी गई है। और जानकारी के साथ तंसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, क्या शर्तें हैं? क्योंकि सबक तो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसका भी होगा दिल्ली पुलिस और प्रशासन के पास, तो इस हिसाब से क्या किस आधार पर ये अनुमति दी गई है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसमें 200 किसान हैं जिनको इजाजत दी गई है। उनको बसों के जरिए लेकर आया जाएगा जंतर मंतर करीब 11:30 बजे। उसके बाद उनको जंतर मंतर पे बैठने की इजाजत दी जाएगी। उनमें जो लोग भी आएंगे, 200 लोग जिनको इजाजत दी गई है, वो अपने परिचय पत्र दिखाते हुए उनको एंट्री दी जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने बंदोबस्त खास किए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की जाएंगी। और पुलिस अफसरों का कहना है कि लगातार 3-4 चक्र की बातचीत के बाद ऐसा तय हुआ है कि ये शांतिपूर्ण जो है धरना वो दिया जाएगा शाम 5 बजे तक। उसके बाद इन किसानों को वापस अलग अलग जो बॉर्डर है उन पर रवाना कर दिया जाएगा। सिर्फ 200 किसानों को इजाजत दी गई है जो जंतर मंतर पर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, शुक्रिया तंसीम जानकारी के लिए। रात को 1 बजे इनका कॉल आया कि आपके फादर को एक बार मिल लीजिए आके। यहाँ आया हूँ तो आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं। मैं कहा किस रीजन से? ऑक्सीजन के रीजन से। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? रात 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। हम परेशान हो रहे हैं। ये देख लीजिए पूरा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आप सबने दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें देखी होंगी। ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा होगा, मरीजों के तीमारदारों को भागते दौड़ते देखा होगा। ऑक्सीजन की किल्लत से मौत की खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में कल ये कहकर सबको चौंका दिया कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। उस दौर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो सब कुछ झूठा था जो देश ने सहा। सुबह 11 बजे से लाइन पे लगे साहब, वो टेम्पो वाले का 1000 रुपया रोज दे रहे सरकार। भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। आज मेरे पापा का 10 बजे खत्म हो गया लास्ट सिलेंडर, अभी भी नहीं मिल रहा।
क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? इसका क्या जवाब देगी सरकार? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बमुश्किल 3 महीने बीते हैं, जब देश में हर तरफ था मौत का मातम। चाहे कोई भी अस्पताल हो, अस्पताल के बाहर मातम और आक्रोश का कुछ ऐसा ही मंजर दिखता था। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष से आए, फिर SKGM के गए, वहाँ भी नहीं हुआ। संजय नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मौत नहीं हुई, तो फिर दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 3 महीने पहले जो कुछ हुआ था वो क्या था? जरा याद कीजिए इन तस्वीरों को। हम 10 बजे आए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हम घर चले गए। 3 बजे फोन आया कि आपके है ही नहीं, पेशेंट खत्म हो गए, हार्ट काम नहीं कर रहा। हमने कहा 10 बजे ठीक थे। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते जी हमने छोटे सिलेंडर से दिया। अरे इतना NIV पे इतनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, छोटे सिलेंडर से पेशेंट उधर तड़प रहा है। 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए। तब दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में कई लोगों की मौत की खबर आई थी। तो क्या वो खबर झूठी थी? 32 मौत अभी 2 अभी हुई है, 32 मौत रात को हो चुकी है, 2 अभी हुई है 1 घंटे के अंतराल में। ये तस्वीर अमृतसर की है, 24 अप्रैल 2021 की, जिस रोज दिल्ली के दिल्ली जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हुई, उसी रोज दिल्ली से दूर अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी 6 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा था। सुनिए खुद मृतक के परिजन और अस्पताल के CMD की जुबानी। ठीक होना थे, कल रात इनको ऑक्सीजन मुक्की उसकी वजह करके मेरे भरा की डेथ हो गई। वो तो उन्होंने अपनी पुलिस दी 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ, ऑक्सीजन सप्लायर, कोई भी ऑक्सीजन एक सिलेंडर भी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे या फिर इन्हें तब सही से इसकी समझ नहीं थी? आगरा की इस तस्वीर को देखकर आज भी कलेजे में हुक सी उठती है। एक शख्स ऑक्सीजन के लिए पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था। आपके चरणों में विनती करता हूं, सर, इसका क्या करेंगे? भैया मेरी मां से। लखनऊ के लोगों की ये बेबसी देखिए, क्या मातम भी झूठा है? अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब, और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। प्रयागराज की यह तस्वीर 28 अप्रैल की है। देख लीजिए 3 महीने पहले का सच और फिर कीजिए मंत्री के बयान से इसका मिलान। हमारा पापा भर्ती था, क्या हुआ? खत्म हो गया भैया। मातम की ये तस्वीरें असली हैं, ये आंसू असली हैं, ये गम असली है, ये आक्रोश असली है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अस्पतालों की तरफ से तब किए गए ट्वीट भी असली हैं। ऐसे में सरकार का ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, ये हैरान करता है। सवाल उन सरकारों से भी पूछा जाना चाहिए जो तब ऑक्सीजन की कमी का शोर मचा रहे थे। क्या उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की? सड़क पर दौड़ते ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन के लिए भागम भाग करते लोग, मातम में डूबे लोग, ये सब असली तस्वीरें हैं। ऐसे में ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, किसी मजाक से कम नहीं। आज तक ब्यूरो। सरकार का ये जवाब राज्यों के आंकड़ों के आधार पर है, यानी राज्य सरकार ने जैसे रिपोर्टिंग की उसी आधार पर जवाब तैयार हुआ। लेकिन सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष ने त्योरियां चढ़ा ली हैं और सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अप्रैल मई के महीने में कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों पर अफरा तफरी मची थी।
अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से मरीजों की मौत की खबरों ने देश का दिल चीरा था। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा था और अदालतों ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से देश तड़पे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब देश की संसद को बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौत की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इस आधार पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। राज्यसभा को सरकारी जवाब में ऑक्सीजन की कमी से मौतों को नकारा गया, लेकिन सरकार ने माना है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड हद लांघ गई। राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर में 9000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन डिमांड हुई, जबकि पहली लहर में अधिकतम 3095 मीट्रिक टन की मांग आई थी। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से हुआ। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। देखते ही देखते विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister. लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। सरकार के जवाब पर सबसे ज्यादा गुस्से में आम आदमी पार्टी है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस पर प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान किया है। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? उधर सरकार पर हमलावर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी आक्रामक रुख इख्तियार कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एक अच्छी सरकार साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए, लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा। केंद्र कोविड मौतों का आंकड़ा राज्यों का बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, जबकि विपक्ष की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर से मुलाकात की। नेताओं को कोविड हालात की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी हाँ, ऐसे मुद्दों पर राजनीति बुरी चीज है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कुछ बयान दिया है वो राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। इसलिए सवाल राज्यों पर भी बनता है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप मिलन शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। विपक्ष ने हमला बोला तो बीजेपी भी मैदान में आ गई। बीजेपी ने पूछा है, आखिर विपक्ष किस मुंह से सरकार को घेर रहा है? कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकारों ने अपने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से मौत की रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं भेजी? लाखों लोगों की मौत का अपमान है।
और इस सरकार को वाकई नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है। कल के बयान से यह साबित हो गया कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उस पार्टी के जिसकी सरकार दिल्ली में है। दिल्ली के ही जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कई मौतें हुई थीं। ऐसे में अगर केंद्रीय मंत्री के बयान में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कही गई है, तो इसका कसूरवार कौन है? यही सवाल आज बीजेपी ने उठाया है। हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। खुद 2 जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? खुद छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे। आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? दिल्ली सरकार को इस बात का अनुमान था कि वो इस मुद्दे पर खुद भी घिरने वाली है, लिहाजा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही सफाई के साथ हाजिर थे। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाईकोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले में नमक तो न छिड़के। अगर ऑक्सीजन की किल्लत से एक भी मौत न होने की बात आपको अटपटी लग रही है, तो कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सुन लीजिए। सिंहदेव के मुताबिक उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं, कमोबेश ऐसी दलील हर राज्य सरकार की होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुन लीजिए। जब कोविड के सेकेंड फेज की शुरुआत हुई थी, उस वक्त बिहार में 16 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी, जरूरत पड़ती थी। 16 मैट्रिक टन के बदला 232 मैट्रिक टन तक का उठाव करना पड़ा ये मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए। किसी भी सिस्टम पे अचानक 14 गुना दबाव पड़ता है तो प्रेशर आता है, लेकिन उन दबावों को हमने बहुत सारे इंतजामात के साथ सामना किया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। बिहार में 9,632 मरीजों की मौत कोविड से हुई है। इसमें से कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इस तर्क से तो संसद में सरकार ने जो कहा उसमें मीन मेख विपक्ष के नेता फिर कैसे निकाल सकते हैं, और ऐसे में आंकड़ों के नाम पर अत्याचार से कोई कैसे रोक सकेगा। पटना से सुजीत झा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह और आशुतोष मिश्रा,
दिल्ली आज तक।